गरीब माँ की चौल वाली बेटी पहुंची सोने के ससुराल में। यही एकदम सही है ना बिड़ू, सारे कपड़े मजे से सूखेंगे, पर्दे, चद्दर, कपड़े, माँ जी की सोने की साड़ी, ससुर जी का कोट, अनिल जी की पतलून, सब सुगा दिया है। हे भगवान बहू, ये तूने क्या हाल बना रखा है मेरे सोने के महल का, तुझे अकल वकल नहीं है क्या? सही भी है, तुम्हारे जैसे चौल की लड़की को सोने के ससुराल में लाएंगे तो यही होगा ना। मेरे बेटे की बुद्धि भ्रष्ट थी, जो तेरे से शादी कर तुझे यहाँ ले आया। वो भी देखेगा ना तो कहेगा, भला माँ जी मैंने ऐसा भी क्या कर दिया, कपड़े धोकर सुखाने थे वही तो किया। इसी को तो चौल वाली हरकतें कहते हैं। क्या मैंने सही सुना? शीला देवी की बहू माधुरी चोल साम्राज्य से नहीं नहीं, चोल से आई है। भला एक मामूली सी चौल में रहने वाली लड़की सोने के ससुराल में कैसे पहुंची? आइए जानने के लिए कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं, जहां माधुरी अपनी गरीब माँ दामिनी के साथ शहर के किसी चौल में रहा करती थी और अक्सर वहां चौल जैसी लड़ाइयां देखने को मिल जाती थी। एक शाम माधुरी चौल में ही मच्छी बेच रही थी, तभी उसकी पड़ोसन शांता काकी अपने पति राजू के साथ झाड़ू के साथ लड़ रही थी। ये तू मेरे को बेवकूफ समझता है? रात को तेरी कमीज से किस उसने परी का बाल निकला? बता मेरे को, वरना मैं ही तेरी खोपड़ी फोड़ देगी। आ आ आ आ आ, आ जानू जाने मन, अरे वो बाल मेरा नहीं है, मतलब किसी लड़की का हो भी तो मुझे नहीं पता कैसे आया। मैं सच बोल रहा है, तेरी कसम। जा माइला, तू मेरे को मारना चाहता है? मेरी झूठी कसम खाता है? अरे इस चौल का साला यही रहता है, मच्छी बाजार बना रखा है। लड़ाई लड़ाई लड़ाई, मेरे को क्या है, मैं तो अपनी मच्छी बेचूंगी। मच्छी ले लो मच्छी, 100 रुपए किलो मच्छी। तभी पति पत्नी झाड़ू लेकर लड़ने लगते हैं। इतने में माधुरी की मछली वाली टोकरी पर राजू का पैर चढ़ जाता है और वो भी पतीला उठाकर राजू की तरफ फेंकती है, जिससे राजू का सिर फूट जाता है। अला मारा है शांता, ए माधुरी खोपड़ी फोड़ी मेरी, मारा इसको मार। हाँ रे हलकट काका, तू मेरी मछली खराब कर दे और मैं खड़ी खड़ी तेरे को देखती रहेगी? हट। बिल्कुल सही की तू माधुरी, ये आदमी यही लायक है। अरे माधुरी तू क्यों लफड़े में पड़ती है, चल इधर आ। माँ बेटी मछली उठाकर वापस सही से लगाती हैं। इतने में बड़ी सी गाड़ी में बैठा अनिल माधुरी के पास जाता है। अरे इस मछली का भाव क्या है? मेरा मछली खाने का बहुत मन है। साहेब 100 रुपए किलो मच्छी है। नहीं नहीं, मैं ये मछली नहीं ले सकता, मुझे तो बनाना ही नहीं आता और घर पर जाकर खा भी नहीं सकता। माँ को पता चल गया तो हल्ला कर देंगी। अगर साहिब ऐसी बात है तो मैं आपको बनाकर खिला दूंगी। मैं बहुत अच्छा मछली बनाती है, बस इसका 500 रुपए एक्स्ट्रा लगेगा। अच्छा, अगर ऐसा है तो बनाकर खिला दो, मेरा बहुत मन है। आप शाम को इस टाइम आ जाना, मैं इसी चाल में रहती है, आपको बहुत अच्छा मछली बनाकर खिलाएगी। ठीक है, ये मेरा नंबर है, फोन कर देना, मैं आ जाऊंगा। ये कहकर अनिल चला जाता है और शाम को चौल जाकर माधुरी के हाथ की बढ़िया सी मछली फ्राई खाता है तो बहुत खुश हो जाता है और ऐसे ही धीरे धीरे चौल में आकर माधुरी से मछली बनवा कर खाता है। मुलाकात इतनी बढ़ जाती है कि उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है और अनिल के घर वाले चौल की लड़की के साथ शादी करने पर मानते नहीं है। इसीलिए अनिल सीधा शादी करके उसे अपने ससुराल के घर में ले आता है, जहाँ सोने के ससुराल को देख माधुरी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। जमाइला, ये तो बहुत बड़ा सोने का महल है रे। माधुरी अच्छा कहेंगे, मैं तुम्हें कब से समझा रहा हूँ, इस तरीके से बोलना छोड़ दो, माँ को ये पसंद नहीं आएगा। तुम यहाँ रहने आ गई हो तो ऐसा ही बोला करो, बाकी मैं तो तुम्हें ऐसे ही पसंद करता हूँ। जी जी। अनिल, ये तूने क्या हरकत करी है? तूने हमको बिना बताए शादी कर ली और वो भी एक कुल की लड़की से। क्या चौल की लड़की से? अनिल तुझे शर्म नहीं आती? तो इस घर का इकलौता बेटा है, क्या ये जानने का भी हक नहीं है हमें? और तुझे पूरी दुनिया में ये लड़की मिली थी क्या? अरे सोने के ससुराल में किसी अमीर लड़की को आना था ना कि किसी गरीब चौल की लड़की को। माँ आप लोग अपनाते नहीं और मैं माधुरी को नहीं छोड़ सकता था, इसलिए मैं सीधा शादी करके आ गया, लेकिन अब वो मेरी पत्नी बन चुकी है, आपको उसे अपनाना ही होगा। देखो लड़की, अब तुम सोने के ससुराल में आ गई हो तो यहीं जैसा रहन सहन सीख लो। मेरा आशीर्वाद तुम दोनों पर है। पति की बात से शीला मुंह बना लेती है और जबरदस्ती आरती उतार कर गृह प्रवेश करवाती है। अगले दिन माधुरी पहली रसोई करती है तो चौल की तरह ही बोलती है और जमीन पर बैठकर खाती है। तब सास के डांटने पर वह डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाती है। बहू, अब से तुम ऐसे ही खाना खाना है, समझी? जी माँ जी।
कुछ देर बाद बहू घर के सारे बाथरूम की बाल्टी और रसोई में भी बाल्टी टब वगैरह भरकर रख देती है और ये देख सास कहती है, बहू ये सब तुमने क्या कर रखा है, सारी बाल्टी क्यों भर दी? और ये माँ जी, मैंने इसलिए सारा पानी भर दिया ताकि पानी चला ना जाए, हमारे चौल में पानी चला जाता था इसीलिए तो मैं यहाँ पर भर कर रख लिया है, अगर पानी की किल्लत हो गई तो। बहू तू ये अपने चौल साम्राज्य की हरकत करना कब छोड़ेगी? हमारे सोने के महल में तुम्हारे चौल जैसी दिक्कतें नहीं है, यहाँ खूब पानी है, खूब पैसा है, आराम से रहो यहाँ पर। कहीं मेरे किसी रिश्तेदार ने तुम्हें ये हरकत करते हुए देख लिया तो बहुत हंसी उड़ेगी हमारी। ठीक है माँ जी, अब से मैं ऐसा नहीं करूंगी। सास के समझाने के बाद भी अगले दिन माधुरी कपड़े धोकर सीढ़ी की ग्रिल पर सबके कपड़े लटका देती है। ये देख ससुर शीला को कह देता है, जिसके बाद शीला बहू पर बहुत भड़कती है। बस बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें जैसे बोलूंगी तुम्हें वैसा ही सोने के महल में रहने का तरीका सीखना ही होगा, और अब से रोज तुम जिम करोगी। ये कहकर हर सुबह शीला अपनी बहू को अपने साथ जिम में ले जाती है और ढेर सारी एक्सरसाइज करवाती है, साथ ही उसे सही ढंग से रहने का सलीका जैसे कि खाने, पहनने, ओढ़ने और बोलने का तरीका सिखाती है, जिससे अब सोने की महल वाली बहू सोने के जेवर पहनकर नौकरों पर हुक्म चलाती है। वह बिल्कुल बदल जाती है। एक दिन गलती से नौकर उसे जूस दे रहा था कि उसकी साड़ी पर जूस गिरा देता है। बदतमीज कहेंगे, तुम्हें ढंग से जूस सर्व करना भी नहीं आता, चौल से उठकर आए हो क्या? पता भी है मेरी कितनी महंगी सोने की साड़ी थी, तुमने खराब कर दी, अब इसे तुम ठीक करोगे। माफ करना मालकिन, गलती से हो गया, मैं अभी साफ कर देता हूँ। नौकर फौरन माधुरी की साड़ी को साफ करता है। वहीं उसके कमरे में जरा सी चीज खराब हो जाती थी तो फौरन उसे फिकवा कर सोने की चीज मंगा लिया करती थी। अब उसका खाना पीना भी सोने के बर्तन में ही होता था। कुछ दिन बाद उसकी माँ चौल की औरतों के साथ उससे मिलने आती है। चौल की औरतों के हाथ में 2-4 मछलियां भी होती हैं। अरे बेटी, पता है जब से तू गई है मुझे तेरी बहुत याद आती है। वैसे तेरा सोने का ससुराल बहुत अच्छा है, खुश तो है ना तू? देख मैं तेरे लिए मच्छी के पकौड़े लेकर आई हूँ, खा ले। और मैं तेरे लिए मछली लाई हूँ, तुझे बहुत पसंद है ना, तू इसे खुद बनाकर खा लेना, ये ले पकड़। छी छी छी, मुझे बहुत बदबू आ रही है, पहले तो ये मछली वछली ले जाओ यहाँ से, मुझे नहीं पसंद। और आप लोग नहा कर नहीं आए क्या? इतनी बदबू आ रही है मुझे। मेरे सोने के ससुराल में मुझे चौल के ऐसे लोग नहीं चाहिए, जाइए आप सब यहाँ से। माधुरी, तू अपनी शांता काकी के साथ भी ऐसा करेगी? अरे हम सब तो तुझसे मिलने आए थे, तुझे आशीर्वाद देने आए। मुझे आपका कोई आशीर्वाद नहीं चाहिए, आप यहाँ से जा सकते हैं। माँ तुम रुको, तुमसे तो मैं अलग से बात करूंगी। इन चौल वालों के साथ रहकर कैसी हो गई हो, थोड़ा तो अपना रहने का सेंस बदलो। माधुरी के ऐसे कहने पर चौल की औरतें चली जाती है और माधुरी अपनी माँ को भी सुनाती है। कुछ देर बाद माधुरी अपनी माँ को खाना देती है तो वो जमीन पर बैठकर हाथ से खाना खाती है और उसमें ही हाथ धो देती है। गंवार पने की भी हद होती है माँ, तुम कैसे हाथ से खाना खा रही हो? अपनी इन चौल की हरकतों को बंद कर दो, थोड़ा दूर हटकर बैठो, बदबू आ रही है मुझे बहुत तेज। आइंदा से मेरे लिए कभी मत लाना, मैंने अपनी पुरानी चीजें छोड़ दी हैं। माधुरी तुझे क्या हो गया है? तू कैसी बात कर रही है? भूल मत कि तू उसी चौल से आई है। अब तो सोने के महल में क्या आ गई? तूने तो अपने हाव भाव ही बदल दिए। मुझे नहीं पता था तू अपनी माँ के साथ ऐसा बर्ताव करेगी, और उन मासूम औरतों को भी तूने ऐसे ही कहा। हाँ मैं बदल गई हूँ और अब मैं ऐसे ही रहूंगी। आपको आना है तो तमीज से आना, वरना कोई जरूरत नहीं है। मेरी भी कोई इमेज है सोने के ससुराल में रहने की। बस करो माधुरी, बहुत हो गया। तुम इस तरीके से अपनी माँ से बात नहीं कर सकती। भूलो मत, मैंने भी तुम्हें उसी चोल में पसंद किया है। सब कुछ जानने के बाद भी शादी की है, तुम्हें इस घर की बहू बनाया है। बहू, मैंने तुम्हें इस घर में रहने के तौर तरीके सिखाए थे, ये नहीं कहा था कि अपनी माँ से बात करने का लहजा भी बदल लो। तुमने उनकी बेइज्जती की है, उनसे माफी मांगो। वो तो तुमसे प्यार से मिलने आई हैं, उन्हें तो यहाँ पर रहने का तौर तरीका नहीं पता। तुम्हें उनके साथ यादें बनानी चाहिए। कुछ देर के लिए आई हैं और तुमने उनके साथ ऐसा बर्ताव किया जो तुमने अपनी माँ के साथ किया है। ऐसा मैं तुम्हारे साथ करती तो तुम रो कर ये घर ही छोड़ देती, लेकिन हमने तुम्हें समझाना, पर तुम्हें तो इस सोने के महल का घमंड हो गया। ये सुन माधुरी को अपने किए बर्ताव पर शर्मिंदगी महसूस होती है और वो अपनी माँ के पैर पकड़कर माफी मांगती है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ, मुझे माफ कर दो। मुझे समझ नहीं आ रहा आपसे नजरें कैसे मिलाऊं। कोई भी बेटी ऐसा नहीं करती जिस तरीके से मैंने किया है, लेकिन मुझे एक मौका दो, मैं आपके साथ बहुत अच्छे से रहूंगी। अब अपनी गलती का एहसास है तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे मेरी पुरानी माधुरी चाहिए। तभी दोनों माँ बेटी एक दूसरे के गले लगती हैं। फिर माधुरी सोने के महल में अपनी माँ का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, अच्छा अच्छा खाना खिलाती है। कुछ यादें बनाकर दामिनी वापस चौल में चली जाती है। कितनी ठंड हो रही है।
संगीता के हाथ में एक मटके से बना हुआ मिट्टी का हीटर था और संगीता रात के समय अपने घर से बाहर ओस की बूंदों से भीगी हुई अपने घर में आती है और हीटर को घर में रखती है। बहू, ये सब क्या है? तुम तो पूरी तरह भीग गई हो। ओस की बूंद तुम्हारे सारे कपड़े गीले कर चुकी है। कोई बात नहीं माँ जी, अब देखो हमारी ठंड कैसे भागती है। तुम कहना क्या चाहती हो, समझ नहीं आ रहा। ललिता के इतना बोलते ही संगीता मटका हीटर के सामने हाथ जोड़कर कुछ मंत्र मन में पढ़ती है। अचानक मटका हीटर के अंदर से एक रोशनी निकलती है और चारों तरफ फैलने लगती है, जिसके चलते पूरा घर अचानक नॉर्मल हो जाता है और जरा भी ठंड नहीं लगती। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? अचानक पूरा घर नॉर्मल हो गया, जरा भी ठंड नहीं लग रही। हाँ ललिता, तुम सही कह रही हो। कहाँ तो ये मटका हीटर एक इंसान की ठंड भी ठीक नहीं कर पा रहा था और अब एक मटका हीटर से ही पूरा घर गर्म हो गया है। संगीता, तुम कुछ बताओगी नहीं? आखिर ये सब कैसे हुआ? तुषार के इतना पूछते ही संगीता गहरी सोच में पड़ जाती है। लेकिन आप भी ये सोच रहे होंगे कि अचानक हीटर से ऐसा क्या हुआ जो पूरे घर की ठंड अचानक से भाग गई। चलिए जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। बहू आरती, मैंने तुम्हारी उतार दी है, जल्दी से घर में आ जाओ, बहुत ठंड हो रही है। संगीता गृह प्रवेश करके अपने ससुराल में कदम रखती है। वो देखती है उसका ससुराल बहुत गरीब है, जैसा कि उसका मायका था। मेरी ससुराल वाली लगता है मायके वालों की तरह ही गरीब हैं, लेकिन कोई बात नहीं, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। संगीता ऐसा सोचकर अपनी गृहस्थी आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। वो रोजाना सुबह समय पर उठती है, ठंड में लकड़ियां जलाकर चूल्हे पर खाना बनाती है और लकड़ी जंगल से इकट्ठी करके आंगन में रखती है। कुछ वक्त बाद ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ललिता बीमार पड़ जाती है। बहुत ठंड लग रही है, ठंड तो दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। माँ जी, मैं थोड़ी सी लकड़ियां जला देती हूँ। संगीता घर के बाहर आती है और देखती है कि सारी लकड़ियां ओस की बूंद की वजह से भीग चुकी हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? एक मात्र लकड़ी का ही सहारा था जो हम लोग ठंड से थोड़ा अपना गुजारा कर रहे थे, लेकिन ये सारी लकड़ी भी गीली हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे? कैसे अपना गुजारा करेंगे? संगीता की परेशानी का कोई समाधान ही दिखाई नहीं दे रहा था। वो जब घर में आई तो उसने देखा कि ओस की बूंदों का पानी घर की छत से अंदर टपक रहा है। हे भगवान, ये क्या? अब पानी भी टपकने लगा। जहां जहां पानी टपक रहा था संगीता ने वहां अपने घर के बर्तन लगा दिए, लेकिन वो कितने ही बर्तन लगा पाती, पर सब गीला हो चुका था और सभी को बहुत ठंड लग रही थी। बहुत ठंड लग रही है, बहू कुछ तो करो जिससे हमें थोड़ी सी गर्माहट मिले। संगीता अपनी सास की बीमारी हालत देखकर फिर से घर के बाहर जाती है और इस बार वो गीली लकड़ी उठाकर घर में लेकर आती है। वो पानी के द्वारा उन लकड़ियों को जलाने की कोशिश करती है। देखते ही देखते गीली लकड़ी पन्नियों के मोम की मदद से जलने लगती है। अब घर की सभी दीवारें कच्ची थी, लेकिन फर्श पक्का था। चलो थोड़ी सी लकड़ियां जली तो सही, अब माँ जी को ठंड नहीं लगेगी। अरे बहू, खाने में कुछ नहीं बनाया है क्या? बहुत भूख लग रही है। भूख तो मुझे भी बहुत लगी है, शायद किसी ने भी नहीं खाया। ऊपर से मेरे पास पैसे भी नहीं है, माँ की दवाई भी लेकर आनी थी। ये परेशानियां इतनी बढ़ती जा रही हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। बाबूजी, अभी जाकर बनाती हूँ खाना। और तुषार जी, आप इतनी चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। मैं इतना जानती हूँ कि भगवान एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा रास्ता जरूर खोलता है। संगीता रसोई में आती है तो वो देखती है कि रसोई में भी कुछ नहीं है। अरे ये क्या? घर के अंदर तो एक दाना भी नहीं है। अब घर वालों को क्या ही बनाकर खिलाऊंगी मैं? तभी संगीता की नजर कच्चे चावलों के ऊपर पड़ती है। चलो अब यही बना लेती हूँ, फिलहाल तो और कोई चारा नहीं है और सभी लोग बहुत ज्यादा भूखे हैं। सभी की भूख का ध्यान रखते हुए मैं चावल ही बना लूं तो वही ठीक होगा। संगीता गैस चूल्हा पर खाना बनाने की सोचती है, लेकिन गैस खत्म हो चुकी होती है और ठंड में बाहर बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से आज वो मिट्टी के चूल्हे पर भी खाना नहीं बना सकती थी। अब कहाँ बनाऊं ये चावल? संगीता ऐसा सोच रही थी कि तभी उसे रसोई के अंदर एक मटका दिखाई देता है जो बीच में से कटा हुआ होता है। संगीता उसे देखती है और थोड़ा दिमाग पर जोर डालती है। इसके बाद उसके दिमाग में एक ख्याल आता है। वो फौरन थोड़ा मिट्टी का लेप तैयार करके मटके को उल्टा पुल्टा जोड़ती है और उसके ऊपर एक लोहे की जाली सी लगा देती है। अगर मैं सही सोच रही हूँ तो इस जाल के अंदर मैं कोयला रखकर हीटर का इस्तेमाल भी कर सकती हूँ और साथ में इसके ऊपर खाना भी बना सकती हूँ। ऐसा सोचने के बाद वो कमरे में आकर सभी कोयले मटका हीटर में डालने वाली होती है कि अचानक से जमीन फट जाती है। अरे बहू, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं?
अरे ये पक्का फर्श था, इसलिए ये चटक गया। संगीता फौरन सारे कोयले मटका हीटर में डाल देती है। वो जलते हुए मटके हीटर की जाली के ऊपर कढ़ाई चढ़ा देती है, जिसके बाद मटका हीटर के ऊपर चावल बनाना शुरू हो जाते हैं। इसी की मदद से वो सभी को चावल बनाकर खिलाती है। बारिश रुकने के बाद संगीता को अपने घर के बाहर से एक बूढ़ी औरत की आवाज आती है। कोई मदद करो, कोई मेरी मदद करो, कई दिनों से भूखी हूँ, कोई मेरी मदद करो। आवाज सुनते ही संगीता बाहर आती है तो वो अपने ससुराल के दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत को ठंड में जमीन पर लेटे हुए देखती है। हे भगवान, ये अम्मा तो ऐसे मर जाएंगी, ऊपर से ठंड भी बहुत है। संगीता ये सोचकर घर के अंदर आती है और जलता हुआ मटका हीटर लेकर उस बूढ़ी औरत के पास रख देती है। अम्मा आप रुकिए, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। उस बूढ़ी औरत को जलते हुए मटका हीटर से थोड़ी निवास मिलती है। कुछ ही देर में संगीता उसके लिए चावल खाने के लिए भी लाती है। संगीता के सादे चावल खाकर बूढ़ी औरत खुश हो जाती है और अचानक से उसके अंदर से एक रोशनी निकलती है और वो एक देवी के रूप में प्रकट हो जाती है। इस संसार में कितने कठोर लोग हैं। मैं लोगों की परीक्षा लेती हूँ, लेकिन आज तक इस परीक्षा में कोई पास ही नहीं हो पाया, क्योंकि सब स्वार्थी हैं और सब अपना ही सोचते हैं। लेकिन तुम इतनी दयावान हो जो तुमने मेरे बारे में सोचा, इसीलिए मांगो। तुम मुझसे क्या मांगना चाहती हो? देवी माँ, मुझे आपके दर्शन हो गए, मेरे लिए इतना ही काफी है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यह सुनकर देवी माँ बहुत प्रसन्न होती हैं। उसके हाथों में से एक रोशनी निकलती है जो जलते हुए मटका हीटर के ऊपर जाती है। तुमने बिना वजह मेरी मदद की, इसलिए मैं तुम्हें ये जादुई मटका हीटर दे रही हूँ। अब इस मटका हीटर से ही तुम्हारी सारी परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। मैं तुम्हें इसका इस्तेमाल करने का एक मंत्र बताती हूँ। देवी इतना बोलते ही संगीता के कान में एक मंत्र फुसफुसाती है। इसके बाद संगीता बहुत खुश होती है। अचानक देवी माँ वहां से गायब हो जाती है और संगीता जलते हुए मटका हीटर को घर में ले आती है। अरे मुझे तो यकीन नहीं होता संगीता, तुमने अपनी मेहनत से हीटर भी बना लिया और सभी को खाना भी खिला दिया। और अब तुम्हारी वजह से हम लोगों को देवी माँ की कृपा से ये जादू हीटर मिला है, जिसकी वजह से पूरा घर गर्म हो गया है। अब हमें जरा भी ठंड नहीं लग रही। हाँ बहू, सबसे पहले तो मैं देवी माँ का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हम जैसे गरीबों की मदद की, और ये सब तुम्हारी अच्छाइयों की वजह से हुआ है। लगता है इस बार हमें ठंड में कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस यही नहीं माँ जी, अब देखते जाइए आगे क्या होता है। संगीता ऐसा बोलती है और उसके बाद मन ही मन में एक मंत्र का जाप करती है। मंत्र पढ़ने के बाद जादुई हीटर के अंदर से और भी बहुत सारे जादुई हीटर निकलकर बाहर आने लगते हैं। जैसा कि देवी माँ ने कहा था, बिल्कुल वैसा ही इसके अंदर से जादुई हीटर निकलकर बाहर आ रहा है। अरे ये तो अद्भुत है। अब हमारे पास एक हीटर नहीं बल्कि कई सारे हीटर हैं। अगर हम ये हीटर लोगों को बेचना शुरू कर दें तो सारी परेशानियां ठीक हो जाएंगी। माँ जी, आपने तो बहुत अच्छा सुझाव दिया है। हम हीटर बेचकर अपना खुद का काम कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। इस तरह संगीता हीटर बेचने का काम भी शुरू कर देती है। जो हीटर जादू हीटर की मदद से निकलते हैं वो उन्हें बेचकर अच्छे खासे पैसे कमा लेती है, जिससे उनके घर का खर्चा अच्छे से चलने लगता है और धीरे धीरे उनकी परेशानियां खत्म होने लगती हैं। संगीता कमाए हुए पैसों से घर के लिए कंबल रजाई भी खरीद लाती है और सबके साथ खुशी खुशी रहने लगती है।